हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आशा है आप लोग पढ़ रहे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जानते हैं एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसलिए आप पढ़ रहे होंगे और हम लोग प्रीवियस पेपर देख रहे हैं, जानते ही हैं, देख रहे होंगे, लगा कंटिन्यूसली वीडियो पढ़ रहा है, तो आप देख रहे होंगे। देखिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दिया करिए। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे, उसको समझेंगे, राइट। तो विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है दिसंबर 2012 का थर्ड पेपर। जानते हैं थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन में से हम लोग फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन देखेंगे लगभग, और 35 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, ताकि क्लास छोटा रहे तो आप लोग को देखने में इजी भी रहेगा। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये कब का है? दिसंबर 2012। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रेयर टू इनकॉर्पोरेशन इन ट्रीटेड एज। जानते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, यदि आप कंटिन्यूसली क्लास को देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। देखिए, यही सब फायदा है पेपर पढ़ने का, कि आप अगर आप सोचिए कि ये क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत मतलब खराब है और आपका कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन और मैं बताया भी हूँ। तो इसलिए प्रीवियस पेपर इसलिए पढ़ा जाता है कि आपकी बाउंड्री पता रहे, क्या पूछा जा रहा है, इस पर आपको दिमाग न लगाना पड़े। क्योंकि ये जब क्वेश्चन सही करेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, थोड़ा सा और पॉजिटिव रहेंगे, तो और कुछ क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ओके, क्योंकि जानते हैं कि इंडिया लेवल का एग्जाम है, थोड़ा सा हार्ड तो रहता ही है। तो ये क्या है? रेवेन्यू रिजर्व, सेक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल, ये दैट इज कैपिटल रिजर्व, राइट। नेक्स्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के द्वारा। क्योंकि ये किस आधार पर होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट के आधार पर करते हैं लोग। ओके, और अकाउंट कौन होता है? नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट के द्वारा, नॉमिनल अकाउंट के द्वारा ये प्रिपेयर होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान रख रहिएगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हाट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो नॉमिनल अकाउंट प्रोसीजर्स, राइट। नेक्स्ट है ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर, ओनर्स इक्विटी स्टैंड फॉर। देखिए, ये भी क्वेश्चन में बताया था, अगर ध्यान दिए होंगे तो, जो मैं बताया था कि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये लाइबिलिटी हो गया, ये एसेट्स हो गया। लाइबिलिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक शेयर से रिलेटेड, ओके, और एक अदर लाइबिलिटी होती है। ओके, अदर लाइबिलिटी, और यहाँ पर एसेट्स होता है, राइट। इसी को पूछा जा रहा है, ये जो शेयर है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये दिया हो तो कैसे इसको निकालेंगे, इसको पूछा जा रहा है, राइट। जैसे फिक्स एसेट्स माइनस फिक्स लाइबिलिटी, तो यहाँ फिक्स एसेट्स की बात की ही नहीं जा रही है और फिक्स लाइबिलिटी की, तो ये क्वेश्चन वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं एसेट्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, राइट। फिक्स एसेट्स माइनस फिक्स, देखिए फिक्स आ गया, फिर गड़बड़ हो गया। ओके, क्योंकि फिक्स एसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल एसेट्स है यहाँ पे, ऐसे समझिए, टोटल एसेट्स। ओके, नेक्स्ट करेंट एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट लाइबिलिटीज, नो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। देखिए टोटल एसेट्स आ गया ना, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि इस साइड 10 रुपये है, अदर लाइबिलिटी 5 रुपीज़ है, और जानते हैं कि ये दोनों बराबर होता है, तो 10 रुपया भी होगा, 10 रुपया ये भी होगा, राइट। अब आप सोचिए कि इसको फाइंड आउट करना तो क्या करना होगा? 10 रुपये में से 5 रुपये माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, दोनों बराबर हो गए ना, 5 ये 10। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है व्हेन द डेब्ट टर्नओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखिए सिंपल सी बात है, कलेक्शन एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फार्मूला होता है, जो ये दिया हो 12 मंथ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा, 3 मंथ। ओके, तो जहाँ 3 मंथ होगा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि कोई भी
3 मंथ में डेब्ट को जो है रिटर्न कर दिया जा रहा है। ओके, टर्नओवर चल रहा है इसलिए। ओके, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इनटू सोर्स ऑफ फंड। अब देखिए, अगर कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरा क्लास देखा होगा तो ये क्वेश्चन का इजीली आंसर दे सकता है। मैं बताया था कि कोई भी फंड है, पैसा का आना पैसा का जाना है। आना मीन्स सोर्स है, ओके, और यहाँ पर यूज हो जाएगा। ओके, सोर्स देखिए दो तरीके से होगा। फर्स्ट होगा कि यदि आपकी एसेट्स है, मान लीजिए करेंट एसेट्स है और वो कम हो रही है, मान लीजिए कि 10 रुपया हो गया, 10 रुपया था और 20 रुपया हो गया, मान लीजिए बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि एसेट सोर्स बढ़ रहा है। ओके, और लाइबिलिटी मान लीजिए कि आपका 10 रुपया था और ये 20 रुपया हो गया तो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एसेट्स यदि आपकी बढ़ रहा है तो ये गलत बात है, लेकिन जो सोर्स है, सोर्स लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटी जितना बढ़ेगी उतना ही लाइबिलिटीज आपकी अच्छी मानी जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम सोर्स बढ़ेगा। ओके, जैसे यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जैसे करंट एसेट्स मान लीजिए आप लिए होंगे कोई भी करंट एसेट्स, इसका मतलब क्या हुआ होगा, यूज हुआ होगा फंड का, हुआ होगा कि नहीं, राइट। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज एसेट्स, एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। एसेट्स मान लीजिए 10 था, 20 हो गया, सॉरी 5 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि करेंट एसेट डिक्रीज कर गया, इसका मतलब कि सोर्स ऑफ फंड हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या सोर्स ऑफ फंड हो गया, राइट। नेक्स्ट इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज अगर बढ़ जाए, जैसे मैंने यहाँ बताया था, करंट लाइबिलिटीज मान लीजिए 10 रुपया था, 20 रुपया हो गया, इसका मतलब फंड बढ़ गया कि नहीं। मान लीजिए किसी से 10 रुपये उधार लिए थे और 20 रुपया हो गया, तो फंड आ गया कि नहीं आपके पास। और एसेट्स कैसे हुआ, मान लीजिए आपके पास संपत्ति 1 लाख की, मान लीजिए बिल्डिंग था, 1 लाख की बिल्डिंग तो नहीं आता है, मान लीजिए ट्रेड स्टॉक, ओके, स्टॉक मान लीजिए ये करंट लाइबिलिटीज है। ये क्यों नहीं है बिल्डिंग में, क्योंकि बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट नहीं दिया जाता है, राइट। मान लीजिए स्टॉक है कोई, चाहे कोई मान लीजिए कि 10,000 का था, ओके, ये 5,000 का हो गया, तो स्टॉक 10,000 से 5,000 हुआ, इसका मतलब कि आप सेल किए होंगे ना, तभी तो हुआ होगा, और सेल जब किए होंगे तो आपके पास कैश आया होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, राइट। तो जो भी दूसरा और तीसरा होगा आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। समझ गया कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स मींस कि आपके पास एसेट्स था, उसको सेल कर दिए, कैश आ गया। लाइबिलिटी थी, 10 रुपये का लोन लिए थे, 20 रुपये और ले लिए, तो भी हो जाएगा। तो इंक्रीज कर गया लाइबिलिटी तो भी सोर्स, और डिक्रीज कर गया। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आ जाता, सपोज दैट, देखिए यही सब क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है। इस मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट इन सोर्स ऑफ फंड, का जवाब आ जाता है यूजेज ऑफ फंड, यूजेज ऑफ फंड। तो क्या हो जाता है, ये और ये सही हो जाता है, राइट, ये ऑप्शन आपको सही हो जाता है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगे, राइट। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां तक कोशिश करूं, जो शॉर्ट चीजें हैं उसको मैं बता दिया करूं, ताकि आप लोगों को कुछ देखने से कुछ फायदा भी रहे, राइट। नेक्स्ट है इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, देखिए कंट्रीब्यूशन का एक इक्वेशन याद कर लीजिए, राइट, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ओके, इक्वल टू कितना होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको कोई चीजें। ये भी कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है, कंट्रीब्यूशन का, और ये भी कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है, ओके। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन सही हो गया, राइट। अब ये इक्वेशन से ही चीजें बदल के आती हैं। जैसे मान लीजिए कि कंट्रीब्यूशन पूछ दे, और मान लीजिए आपसे फिक्स्ड कॉस्ट पूछ दे, प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये इसका फार्मूला है। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट घटा देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ओके। मान लीजिए आपकी प्रॉफिट पूछा जा रहा हो, प्रॉफिट क्या हो, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसी इक्वेशन को इधर उधर करना होता है, इसलिए मैं ये इक्वेशन को याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। उसी तरह सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, इसको भी ध्यान लीजिए थोड़ा। सेल्स
माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन है। ओके, अब मान लीजिए आपसे पूछा था कि सेल्स कितना होगा, राइट, तो सेल्स इक्वल टू क्या करेंगे, केवल इसको साइड कर देंगे, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आपसे वेरिएबल कॉस्ट पूछ दिया जाए तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। आपसे कंट्रीब्यूशन पूछ दिया जाए, कंट्रीब्यूशन की बताया ही था, कितना सिंपल है। तो चीज़ें इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को लगेगा कि कितना चीज़ें इजी हैं। ओके, तो मैं इसका की पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यही सब पढ़ाई का क्रक्स पॉइंट है। मुझे भी जब सॉल्व कर रहा था जो 2016-17 में तो नहीं आ रहा था ये सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन सा एक लाइन आप लिख लेंगे तो उससे सब फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब उससे देखिए आपसे प्रॉफिट पूछे, कंट्रीब्यूशन पूछे, फिक्स कॉस्ट पूछे, कुछ भी पूछे, आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। यही की पॉइंट्स होते हैं, उसको नोट करना होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, द फंड्स अवेलेबल विथ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड एज कॉल्ड। तो टैक्स डिविडेंड एज कॉल्ड क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, द फंड्स अवेलेबल विथ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड एज कॉल्ड, मीन्स कि आप पेमेंट डिविडेंड का भी कर दिए हैं, आप पेमेंट आप मान लीजिए कि किसका कर दिए हैं, मान लीजिए कि आप डिविडेंड और इंक्लूड टैक्स भी कर दिए हैं। अब जो बचा वो क्या है, रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग बताया था कि आपके पास 10 रुपया प्रॉफिट हुआ है, ओके, और सोचे कि अब डिविडेंड किसी को नहीं देना है, टैक्स भी किसी को नहीं देना है, ये 10 रुपया बचा है, अब इसको क्या करें, तो इसी को रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। ओके, रख लिए प्रतिधारित आय। तो प्रतिधारित आय को क्या करते हैं, कंपनी अपने पास रखती है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ों को प्रयोग करती है। ओके, इस बात को ध्यान रखे रहिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन refers to only events which are concerned with business firm। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओनली फॉर इवेंट्स है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जानते हैं कि ये प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफरेंस टू इवेंट कंसर्न विद बिजनेस फर्म से रिलेटेड होता है। ओके, तो ये बोथ है ए एंड बी आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइन, एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कब करती है। देखिए कोई चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कि एवरेज कॉस्ट है ये और एक मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि दो ही कॉस्ट हैं, आप जानते हैं एवरेज कॉस्ट होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी। आप कॉमन चीज़ समझिए कि एवरेज कॉस्ट यदि कम हो रही है तो ये तो एवरेज है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों ऐड होगी। वेरिएबल कॉस्ट में केवल वेरिएबल कॉस्ट होगा, थोड़ी बहुत फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अब आपसे लॉजिक एक समझिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ये गिर रही है, डिक्लाइन कर रही है ना, डिक्लाइन कर रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या रोल है कि कब ऐसा लगेगा कि गिरती हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी डिक्लाइन, मार्जिनल कॉस्ट निश्चित रूप से नीचे गिरती होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी एबव एवरेज कॉस्ट, नहीं। ओके, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट बिलो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट नीचे रहेगा तभी एवरेज कॉस्ट गिरेगी, क्योंकि जो ही मार्जिनल कॉस्ट इसमें होती रहेगी, जो ही इससे ऊपर चला गया तो एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगी। ओके, इस मान लीजिए कि ऐसे आप करिए, ऐसे करिए, तो देखिए यहाँ पर क्या सबसे निम्न से आ रहा है यहाँ से, लेकिन इसके बाद जो अब ना अब ये बढ़ने लगेगा, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर पहुँची तुरंत बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट से नीचे होना चाहिए। ओके, और नहीं समझ में ज़्यादा आ रहा हो तो इसके लिए जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया है, उसको और देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए अब मैं फिर वही बात नहीं करना चाहता हूँ, हमेशा देखिए चीज़ों को नहीं बताया जा सकता है सब कुछ, क्योंकि जानते हैं मार्जिनल कॉस्ट और वो सब चीज़ें एक तरह से पूरी न्यूमेरिकल एक तरह से थ्योरी का चैप्टर है वो, तो यहाँ तो इजीली है नहीं बताना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई ट्राइंग टू डूइंग बेस्ट। ABC लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन्स। अगर मान लीजिए कोई कह रही है कि कंपनी कि हम 40% डिविडेंड देंगे, तो पूछा जा रहा है कि किसका 40%। क्वेश्चन तो भाई है ही, आपसे मैं बोल दूं कि टाटा कंपनी 40% डिविडेंड देने वाली है, तो किसका 40%। ओके, तो यहाँ पर इसी बात को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो पेड अप कैपिटल होता है, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल कई प्रकार के होते हैं, अथराइज कैपिटल मीन्स
कि जो जिस पूंजी से कंपनी रजिस्टर्ड होती है कि 10 करोड़ की कंपनी होगी तो ऑथराइज कैपिटल है। इशूड कैपिटल जानते हैं, इशू जो किया जाएगा, सब्सक्राइब जो ले लिया जाएगा पब्लिक के द्वारा, और पेड अप कैपिटल जो कि कंपनी कॉल करके पैसा अपने पास रख लेगी। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी के शेयर मान लीजिए 100 रुपये का था, ओके, लेकिन उसने क्या किया, केवल 80 रुपीज उसने कॉल किया, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि ये पेड अप कैपिटल हो गया, पेड अप कैपिटल, ओके। अब इसी क्वेश्चन समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 100 रुपये पर डिविडेंड मिलेगा 40%, 80 रुपये पर, क्योंकि मिलना डिविडेंड तो पूंजी पर ही है, किस पर मिलना चाहिए, आप लॉजिक लगाइए। आप बताइए जो पैसा आप न दिए हो उस पर कोई कंपनी देगी, क्योंकि उस कंपनी पर तो उसको प्रॉफिट मिला ही नहीं है, वो कंपनी यूज ही नहीं की है आपके पैसे को, क्यों देगी? इसका मतलब कि 80 रुपये पर ही वो कंपनी लाइबल है डिविडेंड देने के लिए। उसी को यहाँ पर सर्च करना है, राइट। द कंपनी हैज डिक्लेयर 40% ऑफ नेट प्रॉफिट डिविडेंड, नो। द कंपनी हैज डिक्लेयर 40% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड्स, नो। सबसे ज्यादा लोग यही मारेंगे, आपको बता दें क्वेश्चन में। द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑन इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल मीन्स जो इशू कर दिया गया है, मान लो 100 रुपये का इशू किया गया, तो नो, इशू से नहीं मतलब है। द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% नॉट पेड अप कैपिटल, जो पेड किया गया है उस कैपिटल पर मिलेगा, राइट। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है पहले समझिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल है, ओके। और जब से नेट आ गया है तब से पूरी पृथ्वी एक गांव की तरह हो गई है। आप कोई भी यहाँ काम करेंगे, एक युगांडा में, एक अफ्रीका में, यूएसए में, एक गांव में भी लोग जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब इस लेवल पर अगर अकाउंट चीज़ें चल रही हैं तो क्या अकाउंटिंग इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए, ताकि यदि कोई कंपनी का प्रॉफिट हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी साउथ अफ्रीका की है, तो कुछ अकाउंटिंग का फंडामेंटल होना चाहिए ना, कि अगर कंपनी वो कह रही है कि हमारे पास 10 रुपये की प्रॉफिट हुआ है, तो आपको पता तो रहना चाहिए ना कि ये प्रॉफिट किस प्रकार से कैलकुलेट किया गया होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए रूल अलग हो जाए, भारत के लिए रूल अलग हो जाए, जापान के लिए अलग हो जाए, चाइना के लिए अलग हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है, ओके। इसीलिए कहा गया है कि कंपनी क्या करती है, कोशिश करती है कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी रूल्स हैं उसके अनुसार प्रिपेयर किया जाए, ताकि जो भी प्रॉफिट हो, डिप्रिसिएशन हो, जीडीपी हो, कैलकुलेट करना वर्ल्ड लेवल पर ईजी हो। जैसे मान लीजिए ना होता है तो क्या होता, मान लीजिए जीडीपी भारत का रहा है 70.5 चल रहा है और अमेरिका का है, आपकी अकाउंटिंग ही ठीक नहीं है, मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग ज़्यादा बता रही है या कम बता रही है। तो ये सब चीज़ों के लिए यूनिफाइड करने के लिए कि किस प्रकार चीज़ों को एकीकृत किया जाए, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, ताकि भारत में हजारों हज़ार कंपनियां हैं तो सभी लोग का प्रॉफिट लॉस अच्छा से दिखाए, टैक्स अच्छा से कैलकुलेट हो जाए, वर्ल्ड लेवल पर भी जब उनकी कम्पीट हो, कंपेरिजन हो, तो वो चीज़ें बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आए, और एक नॉर्म्स भी रहे कि नहीं, ये कंपनी जो भी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट तैयार की है वो निश्चित रूप से बेस्ट तरीके से तैयार की होगी, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है, राइट। तो अब चीज़ें समझ गए होंगे। अब यहाँ देखते हैं, टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग प्रॉफिट विच हैज इजीली अंडरस्टैंड टू कॉमन मैन, नो, ओके। कॉमन मैन से मतलब नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं खुद ही, अकाउंटिंग कॉमन लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट है टू कंप्लाई विथ लीगल फॉर्मेलिटीज, तो लीगल फॉर्मेलिटीज आप करेंगे, ओके। नेक्स्ट है टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज, डाइवर्सिफाई करना, नो। टू कंप्ली विद द रिक्वायरमेंट एट द इंटरनल अकाउंटिंग, नो। टू कंप्ली विद द लीगल फॉर्मेलिटीज, द हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला सही हो जाएगा, मीन्स क्या है, जो डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग चीजें हैं, उसको एकीकृत करने के लिए अकाउंटिंग की जा रही है, ओके। कि किस प्रकार से हार्मोनाइज कीजिए, एक तरह से लाया जाए, राइट। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। एक्टिविटी रेशियो शो व्हेन द कंपनी इज गोइंग, एक्टिविटी रेशियो क्या दिखाती है कि कंपनी कहाँ जा रही है, और बैलेंस शीट रेशियो शो हाउ द कंपनी स्टैंड, कहाँ स्टैंड कर रही है, ओके। क्योंकि ये पॉइंट दिखाती है, ओके, पॉइंट ऑफ डेट, डेट पर एक पॉइंट पर कंपनी कहाँ खड़ी है ये दिखाती है, और ये बताया भी था, इसीलिए दोनों चीजें सही हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट। अब देखिए वही क्वेश्चन बताया था, जब सोचिए ये मैं देखा भी नहीं था,
और सोचिए कि क्वेश्चन आ गया। यही स्टडी का फायदा है। रियल अकाउंट, नॉमिनल, देखिए नॉमिनल अकाउंट हो जाए, बताया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब आप समझ रहे होंगे क्या फायदा है ये सब चीज़ों को देखने से और पढ़ने से। जबकि सोचिए मैं देखा भी नहीं था उसको, क्वेश्चन को, कि अच्छा ये आने वाला है। ओके, लेकिन देखिए वो सही हो गया। तो यही चीज़ें देखने से फायदा रहता है कि चीज़ें आपको एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन सही हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इन्वेंट्री इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री इज पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री इंक्लूड्स लाइकली टू बी परचेज। नहीं, लाइकली परचेज नहीं, ये दोनों सही हो जाएगा। लाइकली परचेज में जो आप परचेज करने वाले हैं, क्या उसकी इन्वेंट्री माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इन्वेंट्री मीन्स कि जो आपके पास परचेज होकर आ गई है उसको माना जाता है इन्वेंट्री है। ओके, नेक्स्ट, इफ द करंट रेशियो, जानते हैं करंट रेशियो क्या है? इफ द करंट रेशियो 2:1 एंड वर्किंग कैपिटल 60,000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स? देखिए इसका करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। अगर सिंपल सी, अगर आपसे एसेट्स पूछा जा रहा है ऐसे समझिए, तो करंट एसेट्स ला दिया ही गया है। ओके, और करंट रेशियो में 2:1 दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि करंट अगर एसेट्स में पूछा जाए तो करंट एसेट्स 2 के बराबर है और करंट लाइबिलिटीज 1 के बराबर है, राइट? तो इक्वल हो जाएगा। अब इस सिंपल से क्या करना है कि करंट लाइबिलिटी है ना, करंट रेशियो इक्वल टू, ऐसे समझिए 2x, मतलब एक्स मान लीजिए रहा है, करंट एसेट्स को x मान लीजिए रहा है। ओके, 2x माइनस 1x। ओके, तो करंट लायबिलिटीज कितना हो जाएगा? 60,000। करंट कैपिटल करंट रेशियो 60,000। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 60,000। ओके, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? करेंट एसेट्स क्या है? ओके, तो करेंट एसेट्स कितना बराबर होगा? 2x के बराबर। ओके, तो x, क्योंकि x तो लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या है? x में लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि लाइबिलिटी x ले लेते हैं और 2x हो जाएगा करंट एसेट्स, क्योंकि ये 2x क्या है? करंट एसेट्स है। ओके, और ये करंट लाइबिलिटीज है। फार्मूला कौन सा ही तो है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज, तो ये करंट एसेट हो गया, करंट लाइबिलिटीज हो गई। अब क्या करना? 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 60, ओके, इक्वल टू 1,20,000। तो 1,20,000 ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना ईजी है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? और नहीं समझ में आ रहा होगा ज़्यादा तो क्लास है, उसको मैं हमेशा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसमें है, देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ परचेज डिसीजन प्रोसेस इज एन सीक्वेंस? सीक्वेंस में डिसीजन प्रोसेस को आप यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट पे क्या है? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सर्च ऑफ अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज एक्शन, पोस्ट परचेज एक्शन। अब जानते हैं यही है 1 2 3, जहाँ भी होगा 1 2 3 4 5 सेम में है, ऐसे ही डिसीजन लिया ही जाता है। ओके, देखिए कुछ लोग ये सोच रहे हैं, मान लीजिए जो कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, चाहे जो कुछ कह लीजिए कि वो हमेशा क्या बता रहे हैं। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या केवल है कि जो अपना नॉलेज है उसको प्रसारित करिए, क्योंकि जो लोग हमारे बारे में जान रहे हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमको उतना पर्याप्त सैलरी मिलती है कि ये सब करने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, समझ रहे हैं? लेकिन अपनी नॉलेज को इस मॉडर्न युग में मरने भी नहीं देना है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें। ओके, और वेलफेयर के लिए से ये चल रहे हैं। इससे हमको कोई चीज़ें इकोनॉमिक दृष्टि से नहीं सोचना है, केवल ये समझिए इकोनॉमिक दृष्टि से नहीं है, केवल वेलफेयर दृष्टि से है, ताकि आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को ऑनलाइन भी रहे। ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूँ, जो लोग जान रहे हो जान ही रहे होंगे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें केवल पैसन के लिए, एक पैसन शब्द होता है ना, पैसन। ओके, कुछ काम होते हैं इकोनॉमिक दृष्टि से, कुछ होते हैं पैसन के लिए काम।
तो ये पैशन के लिए किया जाता है, अपनी इंटरेस्ट के लिए, रुचि के लिए, या एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी हॉबी है, पढ़ा रहे हैं तो कुछ अच्छा पढ़ाया जाए और लोगों को नॉलेज पता चल जाए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, कस्टमर वैल्यू क्या है। ओके, रेशियो बिटवीन द कस्टमर्स परसीव्ड बेनिफिट्स एंड द रिसोर्स यूज्ड टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स, एक्सेस ऑफ सैटिस्फैक्शन, ओवर एक्सपेक्टेशन, पोस्ट परचेज डिसऑनेस्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो रेशियो बिटवीन क्या है, कस्टमर परसीव्ड बेनिफिट्स कितना परसीव कर रहा है और कितना उसने रिसोर्स यूज किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि परसीव्ड कितना किया है और रिसोर्स यूज किया है ऑब्टेन, उसको प्राप्त करने के लिए, उसी के कस्टमर की वैल्यू है, तो कस्टमर की वैल्यू उतना ही प्राप्त होगी, राइट। द साइलेंट मेंटल रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो साइलेंट मेंटल रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यदि मान लीजिए कि कोई साइलेंटली आप इंफॉर्मेशन को रिपीट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं और काम में उसी काम को रिपीट कर रहे हैं ताकि हमको और ये करना अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको रिहर्सल कहा जाएगा कि आप रिहर्सल कर रहे हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कहीं प्रोग्राम होने वाला होता है तो उससे पहले क्या, मेंटल रिपीटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है, जो कुछ आप बोलने वाले हैं, जो कहने वाले हैं, उसे रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप रिहर्सल कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्टेड ए वर्ड आर विजुअल इमेजन टू रिप्रेजेंट ए परसीव्ड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है, प्रोसेस ऑफ विच सिलेक्ट ए वर्ड आर विजुअल, मीन्स कोई आप मैं बोल रहा हूँ उसको, या कोई विजुअल इमेज, जो इमेज ये सब दिख रही हैं उसको देख करके आप रिप्रेजेंट ए परस्यूड ऑब्जेक्ट, मीन्स कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप इनकोडिंग कर रहे हैं, राइट, इनकोड कर रहे हैं। ओके, और कोडिंग क्या है, जो मैं ये लिखा हूँ इसको कोडिंग कही जाती है। ओके, चाहे मैं जो बोल रहा हूँ, चाहे जो साइन ये बना रहा हूँ, ये क्या है, कोडिंग एक तरह से, और आप क्या कर रहे हैं, उसको इनकोड कर रहे हैं, और यही यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है, वेयर इंफॉर्मेशन इज केप्ट टेम्पोररी बिफोर फर्दर प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई सूचना है और टेम्पोररी रूप से रखे हैं ताकि आगे उसको यूज किया जा सके। तो यह कहाँ पर रखा जाता है, स्टोर हाउस में। आप स्टोर है उस हाउस में रख दिए कि अभी इंफॉर्मेशन को टेम्पोररी यहाँ पर रख लेते हैं, फर्दर प्रोसेस करना है इसलिए स्टोर हाउस में रखेंगे। नेक्स्ट है, द स्टेज ऑफ रियल मेमोरी इन विच इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस्ड एंड हेल्ड फॉर जस्ट ए ब्रीफ पीरियड। यहाँ पर क्या है, वर्किंग मेमोरी, आप ब्रीफिंग के लिए रख रहे हैं तो ये वर्किंग मेमोरी हो जाएगी, राइट। तो आप जैसे मान लीजिए कि इसका सेकेंड हो जाएगा, ये इनकोडिंग हो गई, इसका स्टोर हाउस होगा, इसका ये हो गया। लॉयल कस्टमर, देखिए लॉयल्टी आप जानते ही हैं, लॉयल्टी कस्टमर मीन्स कि आप ऐसे दुकान एक दो आपके पास होगा जो कि कुछ भी लेना होगा तो आप वहीं जाते हैं, उसी को लॉयल्टी कही जाती है कि आप उस दुकान के लिए आप लॉयल कस्टमर हैं। ओके, तो उसी की बात की जा रही है कि लॉयल कस्टमर क्या करता है, ओके, प्रोडक्ट्स को, कैसा प्रोडक्ट लेता है, बाई मोर, ज़्यादा खरीदता है। तो यहाँ पर ध्यान रखा, लॉयल कस्टमर मीन्स कि एक ऐसा शॉप है जिस शॉप को आप बहुत अच्छा समझते हैं, चाहे आपकी परिचित हो, चाहे गुड्स अच्छा देता हो, चाहे सर्विसेज अच्छा देता हो, तो वहीं पर आप जाते हैं। तो इट मीन्स कि आप लॉयल कस्टमर हैं तो कैसा प्रोडक्ट है, बाई मोर प्रोडक्ट करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट करेंगे, वहीं से परचेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, लॉयल कस्टमर आर सेंसिटिव। कौन सा लॉयल कस्टमर, जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, लॉयल है लेकिन सेंसिटिव है, संवेदनशील है, कहीं भी चेंज हो जाएगा। कब होगा, जब प्राइस उसकी लेस प्राइस हो। ओके, अगर कम प्राइस है तो हो सकता है कि लॉयल भी कस्टमर हो, लेकिन कहीं मान लीजिए दूसरी जगह लेस कम प्राइस में मिल रहा हो तो चेंज हो सकता है। ओके, या कोई यहाँ पर भी चेंज हो रही है तो वो सेंसिटिव है, जहाँ कम मिलेगा वहीं लेगा, जहाँ आप ज़्यादा कर देंगे नहीं लेगा। यहाँ पर इसका मतलब सेंसिटिव मीन्स ज़्यादा संवेदनशील है, वो प्राइस को देखकर संवेदनशील हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी आप दुकान है, मान लीजिए आपके परिचित ही हो, आप बाई मोर वाले ही हो, लेकिन आप जान रहे हैं कि लेस प्राइस नहीं दे रहा है, तो महंगा ये दे रहा है, मैं जा रहा हूँ डेली, तो क्या करेंगे आप, सेंसिटिव हो जाएंगे। ओके, इसलिए। नेक्स्ट है, लॉयल कस्टमर पे टू कंप्यूटर्स एडवर्टाइजिंग। ओके, यहाँ पर क्या है कि लॉयल कस्टमर क्या करता है, पे करता है कंपटीशन एडवर्टाइजिंग, जो कंप्यूटर्स है उसके एडवर्टाइजिंग पर कम करता है। कब, लेस इंटेंशन करता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान है, लॉयल कस्टमर हैं, और उससे बेहतर, उससे अच्छी चीज़ हो, लोग तभी नहीं लेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए आईफोन है, आईफोन से बेहतर इस समय गूगल का फ़ोन आया हुआ है, आप जानते हैं, फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं उसको। क्यों, क्योंकि लॉयल्टी है उसकी, उससे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है, उसको देखेंगे ही नहीं। ओके,
जैसे कोई कार का फेवरेट हो गई, इस कार को लेते हैं हम, तो दूसरा उससे कार मिलेगा तो भी नहीं लेगा, ओके, उसको चाहिए तो वही चाहिए। तो इसी को बताया जा रहा है कि वो क्या करते हैं, लेट सेटनेशन करते हैं। कौन? जो लॉयल कस्टमर होते हैं, कंप्यूटर के एडवर्टीजमेंट जो उसके प्रतिस्पर्धी एडवर्टीजमेंट को उसको कम ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि लेट सेटनेशन है, क्योंकि जानते हैं हमको यही लेना है तो लेना है, राइट। नेक्स्ट है सर्विंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, चीपर, सस्ता। एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या चाहिए, सर्वाइव करेंगे कब, जब उनको चीपर, सस्ती वस्तु मिलेंगी। और जब उसको लग जाएगा कि ये वस्तु यहाँ सस्ती नहीं देता है, तो क्या करेंगे, कहेंगे कि ये इसके यहाँ हम आते हैं तो इसलिए हमको समझ गया है कि बहुत महंगा दे रहा है। होता है ऐसा, आप देखे होंगे, लोग कहेंगे हमको परिचित होते हुए भी हमको बहुत महंगा दे रहा है, इसलिए लग रहा है कि दुकान हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसी की बात की जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन लेड टू डिससेटिस्फेक्शन एज प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नेवर मैचेज देम। हाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है, डिससेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस नेवर मैचेज देम, कभी मैच नहीं करता। और नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज कस्टमर प्रॉफिट। तो ऑलवेज में बताया था कि एक, देखिए दोनों चीजें आ गई, नेवर और ऑलवेज। अगर नहीं आ रहा है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ऑलवेज कस्टमर स्पेसिफिक, तो क्या हमेशा कोई भी प्रोडक्ट होता है हमेशा कस्टमर के स्पेसिफिक होता है, कस्टमर के लिए होता है? नहीं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बना करके आपको बेच दिया जाएगा। इस लेवल पर मार्केटिंग इस समय चल रही है। तो ये ऑलवेज, अब ये समझ लीजिए कि यूजीसी नेट कॉमर्स में अगर क्वेश्चन न भी आ रहा हो, ये तो मान लीजिए आपको आ ही रहा है, लेकिन न भी आए तो भी अगर नेवर शब्द लग जाए, ऑलवेज लग जाए, इसको दोनों गलती कर देंगे। मोस्ट ऑफ देम 99% सिचुएशन में ये रीजन एक्सेप्शन गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नेवर ना होता तो सही हो सकता था, यहाँ ऑलवेज ना होता तो सही हो सकता था, ये क्वेश्चन सही हो जाता है। ऑलवेज है कारण, आप सोचिए कोई हमेशा चीज़ हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सोशल साइंस है, साइंस नहीं है ये एकदम यस तो यस और नो तो नो होगा, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, यही सब ट्रिक है पढ़ने का। क्योंकि हम लोग जो थे ना 2-4 क्वेश्चन ऐसे सही कर लेते थे, क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी अच्छा नेवर लगा है इसको गलत कर दीजिए, नहीं आ रहा तो भी, आ रहा है तो टू गुड, राइट। नेक्स्ट, अंडर व्हिच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डू यू फाइंड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो मार्केटिंग होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट ने बाहर कर दिया था वैल्यूएशन से, ओके। तो यहाँ पर हटा दीजिए इस क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट है पर्सनल सेल, सॉरी, विच इज यूज्ड शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट। अगर शॉर्ट टर्म में बढ़ाना है तो क्या करेंगे, सेल्स का प्रमोशन करेंगे, राइट। सेल्स का प्रमोशन करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा आपका सेल, ओके। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड टू मार्केटिंग सिस्टम, रिटेलिंग सिस्टम, इंडस्ट्री रिटेलिंग सिस्टम। तो पीडीएस किस लिए होता है, रिटेलिंग सिस्टम। जिससे पीडीएस क्या है, जैसे आप लोगों को कोटेदार देखते होंगे राशन देते हैं, तो उसको क्या है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो क्या रिटेलिंग है, ऊपर से आ रहा है, पहले जिला पे आ रहा है, जिला से आपको जो भी ब्लॉक लेवल पे आ रहा है, ब्लॉक लेवल पे गांव पे आता है, उसको रिटेलिंग कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है हु डू यू बाई मोर, कंप्लेन लेस, स्प्रेड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, इंश्योर ए लार्ज कस्टमर बेस एंड रिपीट बिजनेस। इसका मतलब पूछा जा रहा है कि कौन है जो ज़्यादा खरीदता है, कंप्लेन कम करता है, स्प्रेड पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव कर बोलता है अपने मुंह से कि नहीं ये गुड्स अच्छा है, इंश्योर ए लार्ज कस्टमर बेस, और इंश्योर करता है, रहता है कि वो हमारा कस्टमर है और लार्ज टाइम से रहेगा, और रिपीट बिजनेस, और बिजनेस को करता रहता है। तो सेटिस्फाइड कस्टमर, डिलाइटेड कस्टमर, इंडस्ट्रियल कस्टमर, इसको डिलाइट कस्टमर कहा था। तो देखिए डिलाइटेड में बताया था, डिलाइटेड में बताया था कि आप सोच के गए हैं कि 20% ऑफ मिलेगा, ओके। और जब आप सामान ले लिए, जब बिल काउंटर पर गए, बिल कट गया, उसके बाद बोला गया कि आपको जो है मान लीजिए कुछ भी हो, 100 रुपये की चीज़ आप ले लीजिए, ओके, कोई चीज़ हो, तो इसको कस्टमर डिलाइटनेस कहा जाता है। और ये जहाँ होगा वहाँ पर समझिए कि बहुत अच्छा लगता है कि नहीं वहाँ गए थे 20%, देखिए अब भी बता रहा था और बाद में 100 रुपये हमको दिया भी, कि आप 100 रुपये और कुछ ले लीजिए, ओके। चाहे ये बोतल फ्री है आपको ले लीजिए पानी भरने के लिए, या कुछ भी बिस्किट नमकीन का दे दे, बिस्किट दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो इसलिए कस्टमर डिलाइटेड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। सोचिए इस लेवल पर मार्केटिंग चल रही है, इस बात को समझिए कि जितना सोच रहे हो उतना दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है मार्केटिंग में, मार्केटिंग में यही इंपॉर्टेंट है
जितना आप नहीं सोच रहे हैं उससे बेहतर दिया जा रहा है, उसे ज़्यादा देने पर कस्टमर जो है ज़्यादा खुश होंगे। ओके, नेक्स्ट है देयर आर इम्पल्स which pursued a customer to buy certain products without evaluating the positive and negative value of the same। यहाँ पर क्या है, कौन ज़्यादा इम्पल्स और सेस्टिव तरीके से रहते हैं, जो वैल्यूटिंग करते हैं, वैल्यूटिंग नहीं करते, इमोशनल, ब्लाइंड मोटिव, इगोस्टिक मोटिव, ये क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसे कौन करते हैं, ऑल ऑफ द एबव, राइट। विच सब्जेक्ट इज रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कौन सी कस्टमर बिहेवियर है, तो इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये सब है। आप कस्टमर के बिहेवियर को देखना है तो ये सब देखेंगे, एक उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी समाज से आता है, तभी आप सेल कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फाइंड इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कंज्यूमर एटीट्यूड कैन बी समराइज्ड एज इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड इज अर्न, एटीट्यूड आर सिनोनिम्स विद द बिहेवियर, एटीट्यूड हैव मोटिवेशनल क्वालिटीज। देखिए पहले एटीट्यूड समझिए, एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड मीन्स ऐसे समझिए, एटीट्यूड मीन्स किसी भी गुड्स या इवेंट्स, इवेंट्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट शब्द है, किसी भी इवेंट को देख करके जो आपके मन में रुझान आता है, रुझान शब्द याद रखिएगा, रुझान। ओके, क्योंकि ये सबसे लो लेवल का शब्द है रुझान। रुझान जो आता है ये अच्छा है, खराब है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या इसकी सोच है, दैट इज एटीट्यूड। सिंपल वर्ड में डिफिनीशन तो बहुत है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में एटीट्यूड मीन्स यही होता है। ओके, उसी के संबंध में बताया जा रहा है कि कोई आप घटना को देखें, इवेंट को, और इवेंट को देख करके, जैसे मान लीजिए कोई रास्ते में दो झपड़ा किसी को मार रहा है, ये गाड़ी टक्कर कर रही है, ये दो रुपये झगड़े कर रहे हैं कुछ लोग, आप उस घटना को देख के क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, आपका रुझान किधर है, ट्रेंड किधर आ जा रहा है, उसी ट्रेंड को एटीट्यूड कहा जाता है, राइट। और उसी एटीट्यूड बिहेवियर में चेंज हो जाता है। इसी को बताया जा रहा है कंज्यूमर एटीट्यूड कैन बी समराइज्ड एज इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। एवोल्यूटिव से सही बात है कि इवैल्यूएशन होता है, ऑब्जेक्ट को देख करके इवैल्यूएट करता है, तो बता ना कि ऑब्जेक्ट को इवैल्यूएट कर रहा है, तभी तो रुझान बनाएगा वो कि हमारा पॉजिटिव रुझान है कि हमारा नेगेटिव रुझान है। जब तक इवेंट नहीं देखे तो कैसे बनाएगा। नेक्स्ट एटीट्यूड एज लर्न, एटीट्यूड क्या होता है, सीखा जाता है। सही बात है कि आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं घटना को देख करके, तो कुछ चीज़ें सीखते सीखते धीरे 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 नहीं नहीं पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बताऊँ, एक दिन मैं ड्यूटी कर रहा था एग्जाम में सेमेस्टर का, अभी जानते हैं सेमेस्टर इस समय चल रहा है, तो सर बोले कि आप देख नहीं रहे कौन मतलब कि बढ़िया से चीटिंग लेके आए कि नहीं। हम कहे सर मैं पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ, नेगेटिव चीज़ नहीं देखता हूँ, बस हमारे सामने न लिखे। ओके, तो ये क्या है, एटीट्यूड है भाई, हमारा एटीट्यूड है, हम गलत चीज़ नहीं देखेंगे, सही चीज़ देखेंगे। अच्छा लिख रहा है ठीक है, चीटिंग करके नहीं लिख रहा है बस। ओके, तो ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट एटीट्यूड आर सिनोनिम्स विद द बिहेवियर, नहीं सिनोनिम्स नहीं है, ये दोनों एक तरह से नहीं है। एटीट्यूड आप बिहेवियर में ढालते हैं, दोनों एक चीज़ नहीं है, बिहेवियर अलग चीज़ है, एटीट्यूड अलग चीज़ है, राइट। नेक्स्ट है एटीट्यूड है मोटिवेशन, टीवी से हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, राइट। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हु कंसिडर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब जो ये क्वेश्चन नहीं बता पाया है, समझ लीजिए कि उसका पढ़ना अधिकार है, उसको तो अभी बंद कर देनी चाहिए बुक। ओके, और ये वीडियो बंद करके जाए आराम से घूमे फिरे, अब उसको तैयारी कुछ नहीं करनी है। तो इससे क्या होगा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एडवर्ड टेलर। ओके, नेक्स्ट है हु गिव द कांसेप्ट ऑफ हायरार्की नीड हायरार्की थ्योरी, इसके द्वारा दिया गया है मैस्लो के द्वारा। अब ये दोनों क्वेश्चन जिसको गलत हो जाए, समझ लीजिए कि उसका इस युग में तो समझ लीजिए कि हमको तो नहीं लगता है कि नेट उठ होगा, समझ रहे हैं। अब इसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये एकदम सही बात है कि जो दो क्वेश्चन लास्ट में गए हैं, अगर दोनों में जिसका दोनों सही ना हो और उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ जाए कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि कोई फायदा नहीं है। ओके, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, क्योंकि ये इवेंट प्रोसेस नहीं है, इवेंट मीन्स कि घटना नहीं है ये कि मैनेजमेंट कर देंगे घटना समाप्त काम समाप्त, नो, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट ए इवेंट। ओके, इवेंट नहीं है ये, घटना नहीं है, ये घटना हो जाएगा तो साथ हो जाएगा। मैनेजमेंट फर्स्ट प्लान देन ऑर्गेनाइज ए फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। तो परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग करके आता है, ये दोनों सही है, बहुत करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी सही। देखिए एक्सप्लेनेशन की और चीज़ें को बता दूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे चेक किया जाता है। तो
आज के बाद आपको कभी चेक नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। बस यहाँ क्या लिखना है, बिकॉज या क्योंकि। ओके, बिकॉज या क्योंकि, ये बिकॉज और क्योंकि आप लगा के, जैसे मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि मैनेजर फर्स्ट प्लान तैयार करता है, देन ऑर्गेनाइज करता है, फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल करता है। क्या आपको सही नहीं लग रहा है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहले प्लान तैयार करता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसको कंट्रोलिंग करता है। ये नहीं लग रहा है कि सेंटेंस सही लग रहा है? इसलिए सही हो रहा है। ओके, क्योंकि लगा देंगे सब सही हो जाएगा। आज के बाद ध्यान रख रहना, ठीक ना। और ये बहुत लोग नहीं बताएंगे, ये हम लोग का एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें बताने का। और खुद आप लोग कई क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ये सब मैं बोलने वाला हूँ भी नहीं, ये सब चीज़ें वो तो आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अपने बारे में ये कहिए कि ये चीज़ें अच्छा है, ये सब, क्योंकि मुझसे बेहतर लोग होंगे, मैं ही कौन सा यहाँ पर सबसे अच्छा हूँ। ओके, लेकिन आदमी बेस्ट करने की कोशिश करता है। इंडक्शन एम्प्लॉयज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आज जब इंडक्शन इसका होता है कि परिचय कराना है। ओके, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए इंडक्शन किया जाता है। ओके, किंगड डिमांड कर्व रिलेटेड टू, अब देखिए जो लोग लगातार क्लास में देख रहे हैं 3-4 क्लास में, ये आपका सही हो जाना चाहिए। क्या होगा इसका? ओलिगोपोली। ओके, ओलिगोपोली ये किसके द्वारा दिया गया है? पॉल एम स्वेजी, पॉल एम स्वेजी। और जो लोग को ये आंसर आ जा रहा है, समझिए कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। किंग डिमांड कर्व किसके द्वारा? पॉल एम स्वेजी के द्वारा, ओलिगोपोली के द्वारा। और जिनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही है, समझिए कि उनको बहुत तैयारी करनी कर सकता है। हु इज नॉट एसोसिएटेड विथ HRM, कौन HRM से रिलेटेड नहीं है? माइकल जूइस हैं, डेलोडर हैं, एडविन वी फिलिपो हैं, के डेविड नहीं है। ओके, के मैक्सिमम जो दिए हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड दिए हैं। नेक्स्ट है मेरिट रेटिंग इज नॉट नोन एज, मेरिट रेटिंग किससे नहीं जाती है? जॉब रेटिंग से। जॉब रेटिंग अलग चीज़ होती है। ओके, जॉब रेटिंग नहीं की जाती है। जो मेरिट रेटिंग होती है जॉब की नहीं, उसमें किसकी रेटिंग होती है? जो एम्प्लॉय है। ओके, एम्प्लॉय की रेटिंग होती है, ना कि जॉब की रेटिंग होती है। राइट, फेमा। अब जैसे ये क्वेश्चन जो नहीं बता पाएगा, समझिए को नहीं दिख रहा है, ना देख रहा है, ना तैयारी कर रहा है। फेमा में बता चुका हूँ, इंडियन फैक्टर एक नहीं बताऊँ, चलो ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कंज्यूमर प्रोडक्शन, ये दो चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ पहले से ही। देखिए यही देखिए, फेमा क्या है? 1999। ये किससे बना है? फेरा से। फेरा कब लागू हुआ था? 1973 में, सिंपल था। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986 में। इस समय कौन सा एक्ट चल रहा है? 2019। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एक्ट 1948 में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1943। डिस्प्यूट समझिए 1943 कैसे याद रहेगा? हम तो याद ऐसे किए हैं कि सबसे झगड़ा ज़्यादा कब होगा? जब देश स्वतंत्र हो रहा होगा, तो पाकिस्तान, भारत, ये जम्मू कश्मीर, ये सब झगड़ा हो रहा होगा ना, इसलिए डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना। ओके, 1947 में। और इंडियन फैक्ट्री कारखाना अधिनियम बना है 1948 में। तब मैच करा लीजिएगा जो कौन सही होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीज बाय 20%, मीन्स किसी की प्राइस थी, मान लीजिए कोई गुड्स थी, ओके, उसकी प्राइस क्या थी? 100 रुपये, 20% डिक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी प्राइस गिर करके 80 रुपीज़। ओके, 80 रुपीज़ हो गया। एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीज बाई 40%। और मान लीजिए कि ये लोग पहले कितना परचेज कर रहे थे? मान लीजिए कि 500 यूनिट परचेज कर रहे थे, लेकिन 80 रुपये के होने के कारण अब कितना लोग परचेज कर रहे हैं? 1000। ओके, ये मान लीजिए कि 2000 ले लीजिए, 2000। इसको पूछा जा रहा है कि ये कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है? ये क्या होगी? मोर देन इलास्टिसिटी। ओके, मोर देन, ये कहाँ है? हाईली इलास्टिसिटी। ओके, अब देखिए इसको समझिए, सिंपल सा है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा, आपको कोई दिक्कत ये क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट, यदि 10% इंक्रीज हो जाए, ये क्या है? प्राइस, और ये है डिमांड, ऐसे समझिए, और यहाँ 20 रख लीजिए। ओके, 10% की वैल्यू मान लीजिए कि बढ़ जाए, ये बढ़ना ले लीजिए, ये ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा, इसको घटने के ले लीजिए, ये बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो जाए।
तो जानते हैं कि मान लीजिए घट गया 10%, और मान लीजिए कि ये 8% बढ़ गया, मतलब प्राइस घटी 10% और डिमांड कितना बढ़ रही है, क्योंकि जानते हैं लाभ डिमांड में अपोजिट चलता है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो मान लीजिए घट के 10% घटा तो 8% बढ़ गया। देखिए 10% से 8% कम घट रहा है ना, तो इसका मतलब कि यूनिट से कम इलास्टिसिटी है। इस यहाँ पर क्या होगा, लेस देन, ऐसे समझिए, लेस देन यूनिटी डिमांड, ओके, डिमांड, ऐसे समझिए, इसका आंसर होगा। अगर मान लीजिए कि 10% प्राइस बढ़ा और डिमांड में कितना प्रभाव पड़ा, 10%, में 10% बढ़ा प्राइस, 10% ये घट हो गया। अगर 10% ये प्राइस घटी, 10% ये बढ़ गया, तो इसको यूनिट इलास्टिसिटी कहा जाता है। ऐसे ले लीजिए इसको, सेम है ना, 10% 10%, इसलिए सेम यूनिट डिमांड। और मान लीजिए कि परफेक्ट इलास्टिसिटी मीन्स कोई निश्चित नहीं है, 10% घटा के बढ़ा वो कोई मतलब ही नहीं है, ओके। परफेक्ट इलास्टिसिटी मीन्स कि जो डिमांड है वो फिक्स, प्राइस मान लीजिए कि फिक्स है, लेकिन तो भी वो डिमांड कुछ भी हो जाएगा है, तो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट इलास्टिसिटी मीन्स कि चाहे डिमांड आप प्राइस घटाइए, 10 से 20 करिए, 20 से 30 करिए, 30 से 2 करिए, डिमांड कम नहीं होगा। जैसे नमक है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट किस में आएगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी, ओके। सॉल्ट, नमक, क्या नमक आज सस्ता हो जाए तो क्या लोग ज़्यादा खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे। क्या महंगा हो जाए तो कम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। जितना खाना है उतना ही खाएंगे, ऐसा थोड़ा नमक ज़्यादा डाल देंगे। इसलिए परफेक्टली इलास्टिसिटी है। परफेक्टली इलास्टिसिटी मीन्स कोई निश्चित ही नहीं है, प्राइस बढ़ रहा है तो भी खरीदेंगे, नहीं बढ़ रहा है तो भी खरीदेंगे, कोई मतलब नहीं है, कोई डिसाइडेड नहीं है। वो एक प्राइस रहेगा, उसी को कभी कम खरीद लेंगे, कभी ज़्यादा खरीद लेंगे, ओके। तो चीज़ें अब आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी हैं। और हाई इलास्टिसिटी मीन्स कि 10% बढ़े और 30% बढ़ जाए, सॉरी घट जाए डिमांड। इसका मतलब क्या होगा कि परसेंटेज ज़्यादा चेंज हो रहा है ना, तो परसेंटेज जब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 20% घटा 40% बढ़ गया। इसलिए अगर ये 20% घटता और 20% ही घटता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर से समझ लीजिए इसको क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन यहाँ होता, ये यहाँ होता है, ओके। और इसके जगह पर मान लीजिए 20 हो जाता है परसेंटेज, तो कौन सही होता है, ये ऑप्शन सही हो जाता है, ओके। सपोज दैट मान लीजिए ये था, इसके जगह पर हो जाता 10%, ओके। क्वेश्चन वही रहता है, 10% बस हो जाता, क्या होता, ये 10% तो इसमें नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे एक क्वेश्चन मान लीजिए ई बना लीजिए ऑप्शन, तो क्या होगा, लेस देन इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ओके, लेस देन हो जाता है, इकाई से कम लोच, ओके। अब क्या हो कि ये 20% है, 20% है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो भी मान लीजिए चेंज हो जाइए, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट इलास्टिसिटी, अब परफेक्ट इलास्टिसिटी मीन्स की क्या है कि चेंज हो प्राइस में, लेकिन डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कम हो रहा है तो भी उतना, ज़्यादा हो रहा है तो भी उतना, इनइलास्टिक डिमांड है, ओके। लोच नहीं है उसमें, प्राइस से कोई प्रभाव नहीं, इसका मतलब इस पर प्राइस का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे समझिए। इस प्रकार के गुड्स होते हैं, राइट। तो आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, which of the following statement is true? In case of inferior goods, the income effect is negative, although the substitute effect is positive. Inferior goods, the income and substitute effect are positive. Inferior goods, the income and substitute effect are negative. In case of inferior goods, the income effect is positive, although the substitute effect is negative. यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स से समझ में आपका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, ऐसे समझिए क्या कहा जा रहा है कि जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, निकृष्ट, ओके, निकृष्ट में प्रेजेंट में तो कुछ उस टाइप के नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आप कोई चीज़ ऐसी ले रहे हैं, जैसे आलू है, मान लीजिए आलू और अंडा, ओके, एग्जाम्पल के लिए। अगर इन्फीरियर गुड्स आलू हो गया, अंडा मान लीजिए अच्छी चीज़ है, मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एग्जाम्पल समझने के बेस्ट है। इन्फीरियर गुड्स मान लीजिए जो नॉनवेज खाता है तो उसके लिए तो भाई
आलू निकृष्ट वस्तु, अंडा ही सस्ता है एक तरह से। तो इन्फीरियर गुड्स बताया जा रहा है कि इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम यदि बढ़ेगी तो इसको लोग खाना छोड़ देंगे, इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव डिमांड है, पॉजिटिव। और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मीन्स कि इसका प्रभाव दूसरे गुड्स पर क्या पड़ेगा, सॉरी नेगेटिव है, इसका जब इनकम बढ़ेगा, सॉरी इनकम बढ़ेगा जब तो आलू खाना लोग छोड़ देंगे, इसका मतलब कि इनकम वृद्धि होगी तो जो आलू की डिमांड है वो कम हो जाएगी, राइट। नेगेटिव हो गया क्योंकि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसे नेगेटिव हो गया। अब देखिए आल्दो द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मीन्स कि लेकिन इसका प्राइस मान लीजिए कि बढ़ गया, सपोज दैट, तो इसको लोग बढ़ा देंगे। मान लीजिए अंडा और महंगा हो गया, ओके, अंडा का सब्स्टिट्यूट मान लीजिए क्या है, आलू, तो आलू की डिमांड लोग बढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसकी प्राइस बढ़ी, इसका डिमांड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आलू जो है अब सस्ता लोगों को लगने लगेगा, नहीं नहीं ये महंगा है, ये सस्ता है, ओके। तो इसका मतलब देखिए ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज पॉजिटिव, राइट। आई थिंक अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व इज ए फॉर्म। परफेक्ट कंपटीशन जो होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, उसमें डिमांड कर्व कैसी होती है, सीधे सी बात ऐसे समझिए, डिमांड कर्व जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, ओके, ऐसे समझिए, ये डिमांड कर्व है, कर्व हॉरिजॉन्टल होती है, राइट। नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट फाइनेंशियल इंसेंटिव, कौन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, ओके, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ओके। अब देखिए ये जब क्वेश्चन आया था वो बता दूं, आप लोग क्वेश्चन की बारीकी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं इस दौर से मैं गुजरा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये नॉन और ये नॉन, ये बहुत मुझे 2 मिनट 3 मिनट सोचने में लगा था जब उस समय पढ़ रहा था, सोचिए, और अब तक से याद है कि ये क्वेश्चन हमको परेशान किया था। अच्छा, व्हिच वन इज नॉट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कौन नहीं है, नॉन भी लगा है, नॉट भी लगा है, ओके। इसका मतलब कि दोनों कैंसिल हो जा रहा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पूछा जा रहा है, कौन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, ओके। हो सकता है आप लोग समझ रहे, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पा रहा था जब मैं मास्टर कर रहा था। एडिशनल बोनस ऑन मिनिमम वेस्टलेस, तो यही हो जाएगा। परफॉर्मेंस जॉब जानते हैं कि परमानेंट जॉब करेंगे, ये नॉन परफॉर्मेंस है, नॉन फाइनेंशियल है। पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट किया जा रहा है, वो भी नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा। रिकग्निशन इंडिविजुअल, आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि नहीं आपने अच्छा काम किया है, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। लेकिन बोनस जो दिया जा रहा है वो नॉन फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल है, ओके। नेक्स्ट है HRM डज नॉट इंक्लूड्स, HRM में क्या होता है, जॉब एवल्यूएशन होता ही है, परफॉर्मेंस अप्रोच होता ही है, सेल्स प्रमोशन किसका है, ये मार्केटिंग का, ओके, मार्केटिंग, राइट। तो ये 40 क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट में हम लोग इसके अगला पार्ट में जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है 35 क्वेश्चंस, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।